नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर रोज सुबह 7 बजे मैं लेके आता हूं करंट अफेयर की ये वीडियो। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर आज का वीडियो। इसमें हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर से रिलेटेड जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, विद रेफरेंस टू द अटल ज्योति योजना कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अटल ज्योति योजना जो है गवर्नमेंट ने जो लॉन्च किया हुआ है उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट गिवन है, 2 स्टेटमेंट। आपको ये स्टेटमेंट चेक करना है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है ये चेक करना है। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए, दोनों स्टेटमेंट को पढ़िए कि सही कौन सा है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट ये बोला जा रहा है इसमें आपसे, इट एम टू प्रोवाइड 100% रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, कि पूरे गांव में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन प्रोवाइड किया जाएगा अटल ज्योति योजना के तहत। और सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जा रहा है, अ पार्ट ऑफ द फंड टू इम्प्लीमेंटेड दिस स्कीम कम्स फ्रॉम द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड, कि इसके लिए यानी कि अटल ज्योति योजना के लिए जो फंड जो आएगा वो आएगा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड, वहां से इसके लिए फंड लिया जाएगा और उसके बाद ये स्कीम लॉन्च की जाएगी। इसके बारे में ये बताया जा रहा है। तो आपसे पूछा जा रहा है सही स्टेटमेंट क्या है ये बताइए। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, ए बी सी डी, ये 4 ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है कि फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। सेकंड ऑप्शन में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। सी ऑप्शन में बोला जा रहा है कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। और डी में बोला जा रहा है ना ही फर्स्ट ना ही सेकंड, दोनों में से कोई सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो एक बार क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका बी यानी कि सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट जो है वो करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है। क्या, अब देख लेते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट में आपसे जो बोला जा रहा था कि 100% ये रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई अटल ज्योति योजना, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इसके अंदर। और मिस्टेक ये है कि 100% ये इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं करेगा, बल्कि ये क्या करेगा कि ग्रिड को जो भी इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोवाइड करता है, इसका जो ग्रिड होता है, ग्रिड को डिसेंट्रलाइज किया जाएगा और इसके सोलर का यूज करके इसमें सोलर एप्लीकेशन के अंदर कर इसको लाया जाएगा। और ये जो स्कीम लॉन्च की जा रही है, ये लॉन्च की जा रही है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत। यानी कि इसका टारगेट ये नहीं है कि 100% रूरल एरिया में इलेक्ट्रिफिकेशन करना है, नहीं, ये ना हो करके इसका ये है कि इसमें जो रास्ता वगैरह में है कि जो डार्क रीजन है उसको थोड़ा सा मिनिमाइज करना है, उसको कम करना है। और स्ट्रीट लाइट जो है गांव में रास्तों में जो है उसे इस्टेब्लिश करना, ये इसका टारगेट है। और इसके लिए सोलर पैनल भी यूज किया जाएगा। ठीक है, तो इसमें 100% गांव को इलेक्ट्रीफाई करना इनका टारगेट नहीं है। इनका टारगेट ये है कि स्ट्रीट लाइट वगैरह जो डार्क रीजन है वहां पे स्ट्रीट लाइट अरेंज करना है और सोलर सिस्टम का यूज करना है, ये है इसके अंदर। अब बाकी जो सेकंड स्टेटमेंट आपसे बोला जा रहा था, सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है कि इसके लिए जो फंड जो आएगा वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी कि एमपी के जो फंड होते हैं कि लोकल डेवलपमेंट फंड जो होता है वहां वो फंड इसके लिए यूज किया जाएगा, ताकि इसे स्कीम को प्रॉपरली एक्टिव अच्छी कंडीशन में एग्जीक्यूट किया जा सके। तो इसमें 75% जो है स्ट्रीट लाइट का जो 75% जो इसका जो फंड है वो प्रोवाइड किया जाएगा MNRE के द्वारा, और 25% जो फंड प्रोवाइड किया जाएगा वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट फंड जो लोकल एरिया डेवलपमेंट है वहां से लिया जाएगा। ठीक है, तो बीच में जो करेक्ट स्टेटमेंट है, करेक्ट स्टेटमेंट सेकेंड हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट में गलती होगी। गलती क्या है कि 100% इसका रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन ना करके इसमें क्या करना है, सिर्फ स्ट्रीट लाइट के ऊपर फोकस किया जा रहा है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल 2020 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कि मेडिकल टर्मिनेशन जो होता है प्रेगनेंसी के बारे में बिल डिस्कस करता है, इसके बारे में जो अमेंडमेंट आया हुआ है इसके बारे में 2 स्टेटमेंट है। आपको दोनों स्टेटमेंट चेक करके बताना है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट को पता करके बताना है कौन सा इसके अंदर। तो फर्स्ट में ये बोला जाए टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अबव 20 वीक इज नॉट परमिटेड इन एनी केस, यानी 20 वीक से ज्यादा अगर कोई प्रेगनेंसी है, कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसकी जो प्रेगनेंसी को टर्मिनेट नहीं किया जा सकता, ये बोला जा रहा है स्टेटमेंट 1 में। और स्टेटमेंट 2 में आपसे बोला जा रहा है द बिल प्रोवाइड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द मेडिकल बोर्ड इन एवरी स्टेट, कि हर स्टेट में एक मेडिकल वो
की फॉर्मेशन होनी चाहिए, सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। तो आपको ये बताना है कि इन दोनों में से करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, ये बताना है। फर्स्ट आपसे बोला जा रहा है ए, यानी कि ए में बोला जा रहा है कि वन ओनली, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। बी में बोला जा रहा है कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और सी में बोला जा रहा है कि दोनों स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड दोनों करेक्ट है, और डी में आपके पास नाई फर्स्ट नाई सेकंड दोनों में से कोई सा भी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। चलिए अब आंसर देख लेते हैं। आंसर इसका यानी कि बी करेक्ट है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि हर स्टेट में एक मेडिकल बोर्ड का तो होगा ही, ये तो बात सही है बिल्कुल। लेकिन जो फर्स्ट स्टेटमेंट जिसमें ये बोला जा रहा है कि मोर देन 20 नहीं होना चाहिए, तो न्यू जो अमेंडमेंट किया गया, अमेंडमेंट के हिसाब से कि अब जो प्रेगनेंसी को अगर टर्मिनेट करना चाहिए तो उसमें कम से कम 2 डॉक्टर होने चाहिए, 2 ऐसे डॉक्टर होने चाहिए जो प्रैक्टिस में और रजिस्टर्ड प्रैक्टिशनर होने चाहिए। पहली कंडीशन ये है। दूसरी ये कि वो जो प्रेगनेंसी होनी चाहिए वो 20 से 24 वीक तक हो सकता है, 20 से 24 वीक तक हो सकता है, जबकि स्टेटमेंट जो बोला गया मोर देन 20 नहीं होना चाहिए, ये गलत हो गया। यानी कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, यानी कि हर स्टेट में एक बोर्ड होना चाहिए मेडिकल बुक, ये करेक्ट है। और फर्स्ट स्टेटमेंट में जो 20 बोला गया था, बल्कि 20 ना होकर के 20 से 24 वीक तक है ये, यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर है वो बी है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद रेफरेंस टू द डायरेक्ट टेक्स्ट विवाद से विश्वास बिल 2020 कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अभी रिसेंटली जब गवर्नमेंट जो हमारी जो गवर्नमेंट है, जब उन्होंने बजट प्रस्तुत किया था फरवरी में, तो उन्होंने एक स्कीम लेके आई थी, आप कह सकते हैं जिसे कि टैक्स डायरेक्ट टैक्स के विवाद से विश्वास की तरफ, ये एक टाइटल दिया गया था इस स्कीम के अंदर। तो उसके रिगार्डिंग में आपसे 2 स्टेटमेंट गिवन है, आपको बताना है करेक्ट स्टेटमेंट क्या है। फर्स्ट है आपके पास, इट प्रोवाइड ए मैकेनिज्म फॉर द रिजोल्यूशन ऑफ पेंडिंग टैक्स डिस्प्यूट रिलेटेड टू द कॉर्पोरेट टैक्स ओनली, यानी कि कॉर्पोरेट टैक्स से रिलेटेड ही है ये स्कीम, यानी कि ये टैक्स विवाद से विश्वास का जो बिल है 2020 का, इसमें फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है ये सिर्फ कॉर्पोरेट सेक्टर के लिए, यानी कॉर्पोरेट टैक्स को ही डील करता है, ये बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जाता है हाईएस्ट अपीलेंट फोरम अंडर दिस बिल इज हाई कोर्ट, कि हाई कोर्ट ही इसके अंदर हाईएस्ट अथॉरिटी है जहां पे अपील की जा सकती है। तो आपको बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है इसके अंदर। आपके ऑप्शन है ए, यानी फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, बी यानी कि सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, सी में यानी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और डी में ना ही फर्स्ट ना ही सेकंड, दोनों में से कोई सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। फर्स्ट में बोला जा रहा था आपसे कि भाई कॉर्पोरेट टैक्स से ही डील करेगा, सेकंड में बोला जा रहा है हाईएस्ट अथॉरिटी हाई कोर्ट होगा। तो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया होगा आपने, और इसका जो सही आंसर है वो है डी, यानी कि नाइदर वन नॉट टू, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। गलत क्यों है? गलत इसलिए है कि जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट में जो बोला जा रहा है कॉर्पोरेट सेक्टर को डील करेगा, ऐसा नहीं है, ये इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट टैक्स दोनों को ही डील करेगा। यानी कि ये विवाद से विश्वास तक जो बिल लेके आई गई है गवर्नमेंट ने, जो डायरेक्ट टैक्स विवाद से विश्वास बिल 2020 जो लेके आया गया है, इसमें ये बोला जा रहा है कि ये भी दोनों कैटेगरी को, यानी कि इंडिविजुअल टैक्स भी और यानी कि इनकम टैक्स किसी इंडिविजुअल पर्सन का, वो भी अगर किसी का डिस्प्यूट है उसे भी उसका भी समाधान किया जाएगा। साथ ही साथ कॉर्पोरेट सेक्टर जो है यानी कॉर्पोरेशन टैक्स है, दोनों से रिलेटेड कोई इश्यू क्रिएट हुई है तो दोनों के समाधान के लिए ये बिल लाया गया है। ठीक है, पहला तो ये हो गया। सेकंड जो बोला जा रहा है कि इसमें हायर अथॉरिटी जो होगी, हाई कोर्ट बोला था आपसे, क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि आप जो अपील कर सकते हो उसे हाई कोर्ट तक अपील कर सकते हो, हाईएस्ट अथॉरिटी, जबकि ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को भी जाकर के अपील की जा सकती है इस कंडीशन में। यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट गलत हो गए, यानी करेक्ट जो आंसर जो आपका हो गया वो हो गया डी, नाइदर वन नॉट टू, यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, यानी कि MEIS के बारे में पूछा जा रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है पढ़ लेते हैं एक बार। दिस स्कीम वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20, यानी कि ये MEIS जो है, ये जो स्कीम है ये आई थी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015 से 20 का जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसके अंदर ये स्कीम आई थी। पहला स्टेटमेंट ये बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में आपसे बोला जाए विच स्कीम इज इंक्लूड्स दिस स्कीम इज इंक्लूड एक्सपोर्ट ऑफ ऑल गुड्स फ्रॉम द मार्केट दैट ओरिजिनेट इन इंडिया, यानी कि इस स्कीम के अंदर आपसे बोला जा रहा है कि इंडिया के अंदर जो भी प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस होता है यानी उत्पादन होता है हमारी कंट्री में, जो एक्सपोर्ट होता है, वो सारे प्रोडक्ट इसके अंदर आते हैं। किसके अंदर? मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम के अंदर आते हैं सारे।
और बोला जा रहा है ये जो स्कीम आई थी ये 2015-20 का जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है उसके अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था। तो आपको बताना है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव आर करेक्ट, करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। आपके पास 4 ऑप्शन है, ए यानी कि फर्स्ट ओनली, 1 ओनली, बी यानी कि सेकंड ओनली, सी बोथ 1 and 2 दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है, और सी में डी में बोला जा रहा है ना फर्स्ट ना सेकंड, दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या है, एक बार अटेम्प्ट कर लीजिए। तो करेक्ट आंसर है जो इसका है वो है ए यानी कि फर्स्ट ओनली। यानी पहला स्टेटमेंट तो ठीक है कि ये जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 जो आया था जो कि डील करता है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम, इसकी टाइमिंग तो ठीक है इसकी 2015 से 20 तक में आया था, ये स्टेटमेंट करेक्ट हो गया। लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट बोला जा रहा है कि इसके अंदर सारे प्रोडक्ट आते हैं जो इंडिया में प्रोड्यूस होते हैं, नहीं ये गलत हो गया। इसके अंदर कुछ ऐसे प्रोडक्ट भी हैं जो इस कैटेगरी के अंदर शामिल नहीं किए गए हैं, यानी कि जो इन एलिजिबल है इस स्कीम के अंदर। वो क्या है, वो है एक्सपोर्ट ऑफ मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट जो है, यानी कि दूध या दूध से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है उसको इस कैटेगरी के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। ठीक है, तो कुछ और भी है जो ऑर्स एंड कंसंट्रेट, ये कुछ प्रोडक्ट हैं जिससे रिलेटेड जो चीजें हैं उसको इस स्कीम के अंदर इंक्लूड नहीं किया गया है। यानी कि ये तो ठीक है कि ये जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 का है इसके अंदर ही मर्चेंटाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम को लॉन्च किया गया, ये बिल्कुल सही है फर्स्ट स्टेटमेंट। लेकिन सेकंड स्टेटमेंट में जो बोला जा रहा है कि सारे प्रोडक्ट जितने भी इंडिया में प्रोड्यूस होते सब इसके अंदर आते, नहीं, मिल्क प्रोडक्ट या फिर मिल्क से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है वो इस कैटेगरी के अंदर नहीं आते। यानी करेक्ट आंसर जो हो गया वो हो गया आपका ए ओनली, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट में गलत है, सारे प्रोडक्ट नहीं आते इसके अंदर। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एक मिनट गलती होगी, हाँ, इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द इंक्लूड इन द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज। यानी कि ये जो पैकेज है गरीब कल्याण योजना पैकेज जो प्राइम मिनिस्टर का जो है, ठीक है, यानी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना पैकेज, उसके रिगार्डिंग में आपके पास ये 3 स्टेटमेंट है। आपको करेक्ट आंसर क्या है इसको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, पहले पढ़ लेते हैं एक करके स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि इसके अंदर इंक्रीज इन द MNREG जो वेजेस है, यानी कि महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना जो है, इसके अंदर जो वेजेस मिलते हैं लोगों को उसको इंक्रीज करना इसका एक टारगेट है। और दूसरा बोला जा रहा है इंक्रीज इन द लिमिट ऑफ द कोलेक्ट्रल फीस लैंडिंग फॉर द सेल्फ हेल्प ग्रुप, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप के अंदर की जो लिमिट है, ठीक है, कोलेक्ट्रल फीस की, उसको यानी उसको जो लोन दिया जाता है उसको भी इंक्रीज करना है। यानी कि पहले तो बोला है मैंने मनरेगा के अंदर जो वेजेस है उसको इंक्रीज करना है, दूसरा बोला जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ठीक है, उसकी जो लिमिट है उस लिमिट को भी, लैंडिंग लिमिट को भी, यानी कि जो उनको लोन दिया जाता है उस लिमिट को बढ़ाना है। और थर्ड में बोला जा रहा है कि लोन वेवर जो है फॉर मार्जिनल फार्मर, ठीक है, इसके अंदर क्या क्या 3 चीजें बताई गई कि उसको माफी, मतलब जो किसी फार्मर ने लोन लिया हुआ है उसको माफ करना है। 3 चीजें बोला जा रहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंदर पहला तो ये है कि भी मनरेगा वर्कर जो है उनकी वेजेस बढ़ानी है, दूसरा ये है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनकी जो लोन की लिमिट है उसको बढ़ाना है, और थर्ड बोला जा रहा है जिन्होंने लोन लिया हुआ है फार्मर वगैरह ने तो उनके लोन को माफ करना है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको आइडेंटिफाई करना है इस कोड के अकॉर्डिंग। तो कोड से आपको गिवन है वो इस तरह से, ए यानी कि फर्स्ट एंड थर्ड, यानी कि पहला और तीसरा जो स्टेटमेंट है ये करेक्ट है, जिसमें वेजेस को इंक्रीज करना और लोन को माफ करना किसानों का, ये बोला जा रहा है। बी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड एंड थर्ड, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप का जो लिमिट है लोन की वो बढ़ाना, और दूसरा जो थर्ड में बोला जा रहा है आपसे कि जो फार्मर है उनकी लोन माफ करना, ये बी में बोला जा रहा है। सी में आपसे बोला जा रहा है कि भाई फर्स्ट एंड सेकंड, यानी कि वेजेस बढ़ाना और सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो लिमिट है लोन का उसको बढ़ाना ही टारगेट है। और डी में बोला जा रहा है तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए एक बार। इसका जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है सी, यानी कि फर्स्ट एंड सेकंड ये दोनों सही है, थर्ड गलत है। कैसे देख लेते हैं। तो फर्स्ट में आपसे बोला जा रहा है कि मनरेगा जो वर्कर है उनका जो वेजेस है वो बढ़ाना है, क्योंकि इसे जो इंक्रीज कर दिया गया है बाय ₹20, यानी कि पहले जो वेजेस इनको मिलते थे अब उनको एक्स्ट्रा एडिशनल ₹20 एक्स्ट्रा पर वर्कर को पर डे का जो वेजेस है वो बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, इट विल प्रोवाइड एडिशनल ऑफ ₹2000 बेनिफिट एनुअली टू द वर्कर, कि एनुअली बेसिस पे उनको ₹2000 और एक्स्ट्रा मिलेंगे। कब से,
1 अप्रैल 2020 से ये बोला जा रहा है कि पीएम गरीब कल्याण योजना के अंदर पहले तो वेजेस बढ़ाया गया 20 रुपीज पर डे के हिसाब से, ऐसा बोला जा रहा है। और सेकंड आपसे बोला जा रहा है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो लिमिट है, लोन की जो लिमिट है उसे भी इंक्रीज की गई है, ठीक है, इसके अंदर। यानी कि सेकंड जो है ये भी सही है, ये भी करेक्ट, जो कि पहले 10 लाख रुपीज जो मिलता था अब 10 लाख से 20 लाख तक इसको इंक्रीज कर दिया गया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो लोन की लिमिट है। और थर्ड में आपसे बोला जा रहा है कि जो लोन माफी के लिए, बल्कि ये लोन माफ करने का नहीं है इसके अंदर प्रॉपरली, बल्कि ये बोला जा रहा है कि एम्प्लॉयमेंट प्रोविडेंट फंड रेगुलेट करेगी। और ये अमेंड, उसने ये अमेंड किया है कि जो नॉन रिफंडेबल एडवांस है, जो लोन दिए गए उसमें 75% तक का जो लोन है उसको माफ किया जा सकता है और 3 महीने तक के लिए ये फैसिलिटी होगी, ठीक है। यानी कि पूरा 100% तो माफ नहीं किया जाएगा, बल्कि 75% तक माफ किया जा सकता है। और उसके लिए जो उनको जो टाइमिंग दी जाएगी वो 3 मंथ और दी जा सकती है। यानी कि ये जो थर्ड स्टेटमेंट है, थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गया कि भी लोन वेवर जो है उनकी जो मार्जिनल फार्मर को जो लोन माफी होना था वो गलत हो गया। यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है, थर्ड गलत हो गया। यानी कि ऑप्शन जो सी है वो करेक्ट है आपके लिए। मतलब मनरेगा वर्कर की 20 रुपीज पर डे की वेजेस बढ़ा दी गई और इसमें 10 लाख से 20 लाख इनकी जो लोन लिमिट है वो बढ़ा दी गई। थर्ड ये गलत है कि मार्जिनल क्रिश्चियन के जो मतलब किसान वगैरह है जो उनकी जो लोन माफी है वो नहीं है यहाँ पे। यानी करेक्ट आंसर जो हो गया वो हो गया आपके लिए सी हो गया। तो फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो आपको कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताना मुझे। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके।